प्रणाम है आप सभी को। केतु विज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। केतु विज्ञान के बारे में हमने कल डिस्कशन शुरू किया है कुछ राकर भैया दिल्ली वाले से। मैं हूँ कृष्णीष्ट मंदिर अंबाला की केयरटेकर निधि कंसल। कृष्णीष्ट मंदिर अंबाला से मैं ये टेलीकास्ट आज कर रही हूँ आप सबके साथ। हम बातचीत करेंगे कुछ नाकर भैया दिल्ली वाले से कि केतु विज्ञान आखिर क्या है। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है और लेकिन इनमें कंफ्यूजन भी बहुत है, जिसके बारे में कुछ क्लैरिटी हमें कल हुई है जब हमें कुछ नाकर भैया से जानने को मिला कि राहु और केतु एक्चुअली विष्णु के ही दो रूप है। कृष्ण के ही अमावस और पूर्णिमा के दो रूप राहु और केतु के रूप में दिखते हैं। और अब 24 दिसंबर 2022 से कुछ फर्क पड़ा है और उस फर्क का हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आएगा ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कृष्णीष्ट मंदिर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हुए हम वासुदेव जी से अब लाइव कनेक्ट कर चुके हैं। प्रणाम अश्विनी जी। प्रणाम अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस प्रोग्राम में केतु विज्ञान में जी। और हम कल डिस्कशन कर रहे थे, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। कल आपने हमें बताया कि राहु और केतु विष्णु के ही एक्चुअली दो रूप हैं और कृष्ण के पूर्णिमा और चंद्रमा के दो रूप अमावस और पूर्णिमा में रिफ्लेक्ट होते हैं राहु और केतु जी। तो आज हम इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या प्लैनेटरी चेंज आया या क्या चेंज आया जो आपने कहा कि 24 दिसंबर 2022 के बाद से अब कुछ डिफरेंस है। राहु पूर्ण हो गया है, केतु पूर्ण हो गया है, लेकिन केतु की सेंसेस एक्टिवेटेड नहीं है, जिसके बारे में आप बता रहे थे। इसका आम लोगों के जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ता है ये आपने कल बताया कि हम रेमेडी कर सकते हैं ये समझकर कि हमें इम्पैक्ट आने वाला है। लेकिन इसके अलावा हमारे लिए क्या क्या जानना जरूरी है राहु और केतु के बारे में, और केतु विज्ञान को हम कैसे यूज करके अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। जी, तो इसके लिए पहले हमने जैसे कल बात की थी कि वो चींटी की आवाज आ रही है, म्यूट कर दीजिए जी। तो कल हम जैसे चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे कि केतु और राहु और ये क्या बने, कैसे बने, उसका सारा सिस्टम थोड़ा बहुत समझा हम लोगों ने, जो कथाएं चल रही हैं उनके माध्यम से। अब जो है ये आज जो हमने ये प्रोग्राम रखा आज का, कि मुझे लगा कि अभी तक जो कल जो थोड़ा बहुत मैंने बताया, उसके बाद कुछ ऐसी और चीजें पहले हमें सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए कि ये प्लैनेटरी सिस्टम है क्या और हम लोग फॉलो कर क्या रहे हैं। ज्योग्राफी और जियोलॉजी और प्लैनेटरी मोशन और ये इतने सारे वो हैं, इसके रेफरेंसेस जो लिए गए। एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं हम लोग, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी दो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। एस्ट्रोलॉजी पर काम करते हैं और एस्ट्रोलॉजी जो है वो ऑब्सोलीट हो चुकी है, तो इस कारण से हमें एस्ट्रोलॉजी भी समझनी पड़ेगी और एस्ट्रोलॉजी भी समझनी पड़ेगी, तब जाकर के हम अपनी लाइफ को किसी तरह से यूजफुल बना पाएंगे। तो एस्ट्रोलॉजी में जो प्राइमरीली समझा गया है, जैसे मैं कल बता रहा था, वैदिक ज्योतिष है और ये नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी है जो लोग यूज करते हैं। ज्यादातर जो यूज होती है, ग्रहों की जो नॉलेज है वो यूज होती है, और प्लैनेट्स की मोशन, प्लैनेट्स के रेफरेंसेस, चार्ट बनता है, कुंडली कहते हैं जिसको, और लैंग्वेज। हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो बात समझी थी वो ये समझी थी कि हमारे पास कुछ लेटर्स हैं लैंग्वेज के। हर भाषा के कुछ लेटर्स होते हैं, अक्षर ज्ञान जिसको कहा जाता है, अक्षर होते हैं। जैसे हिंदी में 52 है, अंग्रेजी में 26 है और उर्दू में शायद 32-33 ऐसे कुछ है,
और तमिल या और लैंग्वेजेस में किसी में 20 है, किसी में 22 है, जापानीज में है, चाइनीज, मतलब आप तमाम तरह की लैंग्वेजेस देखोगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो लेटर्स होते हैं, अक्षर होते हैं। उसके बाद शब्द बनता है, अक्षरों को यूज करके शब्द बनता है, और शब्दों को यूज करके स्टेटमेंट बनती है, वाक्य बनता है, जिससे हम समझते हैं कि वो क्या कह रहा है। जैसे आप इसको अगर जिंदगी के एस्पेक्ट में हम समझें तो पहले कंसीव करता है बच्चा, फर्स्ट स्टेप है कंसीव, सेकंड स्टेप है डिलीवरी, और थर्ड स्टेप है उसकी होल लाइफ। तो अब आप इसको इसी उसमें समझेंगे, तीन वो हो गए हमारे, तीन समझो लाइफ को तीन उसमें डिवाइड कर दिया। जब आपने कंसीव किया, यानी अक्षर ज्ञान, इसको आप समझ सकते हैं अक्षर ज्ञान से, कि लेटर्स आ गए हमारे पास, अल्फाबेट्स आ गए हमारे पास। फिर उसके बाद है शब्द बनता है, यानी प्रेगनेंसी पीरियड में वो बच्चे की अप ग्रोथ होती है। वो जो डॉट था, जो बिंदु था, जो कंसीव किया था, वो बिंदु था, डॉट था, और वो गर्भ के अंदर ही, पेट के अंदर पल रहा है। कैसे पल रहा है, क्या पल रहा है, उस डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, बट एक पीरियड है प्री डिलीवरी, डिलीवरी नहीं हुई जब तक का, तो उसको शब्द कहा गया। और भारतीय भाषाओं में शब्द को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म इसीलिए कहा गया क्योंकि वो बच्चा बन गया है ब्रह्म, और वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी क्रिएट कर सकता है। अभिमन्यु का एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, क्योंकि वो पीरियड ऐसा होता है, अगर आप बच्चे को ब्रह्म समझ लें तो उस समय में जो ज्ञान आप उसको प्राप्त करवाना चाह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उसके ज्ञान को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। उस समय में जो आप यहां पर, आपको एक लव और कुश का एग्जाम्पल समझना बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लव कुश और अभिमन्यु के एग्जाम्पल में फर्क क्या है। ये दो एग्जाम्पल अगर आप समझ लेंगे तो आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि प्री डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी के इफेक्ट्स क्या है, डिलीवरी के बाद क्या होता है, डिलीवरी से पहले क्या है। अगर हम प्री डिलीवरी को ब्रह्म काल कह दे कि उस समय में जो बच्चा है अंदर वो ब्रह्म है, ब्रह्मा है, तो आप समझो कि उनकी अपब्रिंगिंग कैसे होनी चाहिए। आप ब्रह्मा जी को अगर अपने गर्भ में पाल रहे हो तो उनको, उनके लिए क्या, मतलब उनकी पूजा कर, तो मतलब कमाल है कि मैं, शब्द भी नहीं अवेलेबल है जो कि एक्सप्लेन कर पाए कि अगर आपके गर्भ में ब्रह्म है तो उसका केयर कैसे करनी है। क्या इतना आसान है? राम जी ने सीता को वाल्मीकि आश्रम भेज दिया था, क्यों? उसका एकमात्र कारण है कि राम जानते थे यहां पर रह करके गर्भ में जो बच्चों हैं ब्रह्म है, उनका पालन ठीक से नहीं हो पाएगा। ब्रह्म को हम लोग मनुष्य रूप में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि अभी मुझे नहीं मालूम है कि अंदर जो है वो कन्या है या पुरुष है, लड़का है लड़की है, ये नहीं पता मेरे को। जो भी हो, उस समय में उसको ब्रह्म गिना जाता है। ब्रह्म यानी मालिक है वो हर चीज का, क्रिएटर है वो क्या करेगा, क्या आकर के क्या करेगा, क्या नहीं करेगा पता नहीं है, पर अंदर उसके ज्ञान को हमें कम नहीं करना है, प्रोटेक्ट करना है। ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और ये सब चीजें समझ आ पाई शुक्राचार्य ज्योतिष के कारण, शुक्राचार्य के कारण। ये सारा ज्ञान दिया हुआ है शुक्राचार्य का। यहां पर हम अब समझने की कोशिश करेंगे कि आचार्य और गुरु दो शब्द हैं जिंदगी में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मां को गुरु कहा गया है, आचार्य नहीं कहा गया। और आचार्य और गुरु में जब तक आप फर्क नहीं समझेंगे
तब तक आपको लड़का और लड़की के फर्क को समझ में आएगा नहीं। माँ और पिता के फर्क को आप समझ नहीं पाएंगे, इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाएंगे, जेंडर की इंपॉर्टेंस को आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे जब तक आप इन दो शब्दों को ना समझ लें, गुरु और आचार्य। प्लेनेट की पोजीशन, हम लोग एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, केतु विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो प्लेनेट के रिस्पेक्ट में हम जाते हैं तो शुक्राचार्य कहा जाता है, शुक्र को आचार्य कहा जाता है, शुक्राचार्य, और बृहस्पति को गुरु कहा जाता है। जुपिटर जो प्लेनेट है उसको गुरु कहा जाता है, और वीनस जो प्लेनेट है उसको शुक्राचार्य कहा जाता है। कारण ये बहुत ही गूढ़ विषय था कहूंगा मैं, क्योंकि अब तो पता है इसके बारे में सब कुछ हमें, तो इसलिए ये समझने की बात है कि बृहस्पति और वीनस यानी गुरु और आचार्य में क्या फर्क है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है ये। गुरु कोई भी ऐसे ही नहीं बन सकता। मां को ही पहला गुरु क्यों कहा गया है बच्चे का, ये समझने की बात है। और आचार्य शब्द को तो हमने गायब ही कर दिया, हटा ही दिया जिंदगी से, हमें पता ही नहीं आचार्य क्या होता है। माँ को गुरु कहा गया बच्चे का क्योंकि माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है, अभिमन्यु का हम फिर से एग्जाम्पल लेंगे, तो उस समय बच्चा की सारी लर्निंग हो जाती है पूरी लाइफ के लिए, तो इसलिए हम माँ को गुरु कहते हैं। लेकिन आचार्य का क्या रोल है बच्चे की लाइफ में, और लव कुश के जीवन में आचार्य कौन था, राम या वाल्मीकि जी, ये इसके बारे में अभी तक भी कहीं कुछ सुना नहीं है। सवाल ये है ही नहीं, सवाल ये है कि पहले हमें लव कुश की जिंदगी में कौन था और अभिमन्यु की जिंदगी में कौन था, ये सवाल है ही नहीं। सवाल ये है कि गुरु और आचार्य दो शब्द हैं जो समझने बहुत जरूरी है एस्ट्रोलॉजी में, जिनका कंसिडरेशन है ही नहीं कहीं पर भी। और केतु विज्ञान ने हमें बताया कि ये दो शब्द कितने इंपॉर्टेंट हैं। केतु विज्ञान की बात कर रहे हैं हम लोग, स्पेसिफिकली आवर सब्जेक्ट इज केतु विज्ञान। केतु विज्ञान के रिस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं तो केतु विज्ञान ने बताया कि सबसे पहले आप लोगों को ये दो शब्द समझने पड़ेंगे। गुरु जो होता है वो सामने वाले की योग्यता देख करके ज्ञान देता है, लेकिन आचार्य जो होता है वो ज्ञान बांटता है। आचार्य जो होता है वो योग्यता प्राप्त करने का ज्ञान सिखाता है। समझे कि नहीं? दोनों में फर्क समझे आप कि योग्यता प्राप्त करने का ज्ञान आचार्य ही सिखा सकता है और कोई नहीं सिखा सकता। और कि गुरु से तो हम वो प्राप्त कर सकते हैं जो हमारी योग्यता है, हमारी योग्यता के अनुसार गुरु हमें कुछ ज्ञान देंगे। नहीं ना, गुरु जो है वो योग्यता टेस्ट करके ज्ञान दे देता है। तुम्हारी योग्यता क्या है तुम्हें पता है कि नहीं पता उससे मतलब नहीं है, पर गुरु को पता होती है। ठीक है, तो गुरु जो ज्ञान देता है वो नब्ज के आधार पर देता है। योग्यता टेस्ट करता है तो नब्ज ज्ञान का उपयोग करता है। जो प्राइमरीली जो गुरु ज्ञान देता है योग्यता टेस्ट कैसे करता है, तो वो टेस्ट कर, चीची की आवाज बहुत आ रही है, वो ज्ञान टेस्ट करता है, योग्यता टेस्ट करता है, ज्ञान देना है नहीं देना है उसके लिए नब्ज ज्ञान का उपयोग करता है। ऐशो ज्ञान जिसको कहा गया है, जो अश्विनी कुमारों का दिया हुआ ज्ञान है, उसका उपयोग करता है। आचार्य जो है योग्यता बढ़ाने का ज्ञान देता है, योग्यता प्राप्त करने का रास्ता दिखाता है। एक छोटी सी पोएम है, अगर आपको सुनी हो आपने, शुक ज्ञानिता कहा जाता है। उसका नाम शुक ज्ञानिता क्यों रखा गया है कि शुक जो थे वो आचार्य थे, गुरु नहीं थे। शुक ने भागवत सुनाई थी
परीक्षित को मरने से पहले। आचार्य शुक, ऐसे ही सांदीपनी आचार्य थे, गुरु नहीं थे। तो जब तक आप आचार्य और गुरु का फर्क नहीं समझोगे तब तक आपको बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत ही मुश्किल है कुछ भी समझना। ज्ञान चक्षु खुलेंगे ही नहीं, दिमाग की बत्ती जलेगी नहीं, शिव ज्योति जागरण होगा ही नहीं। इसलिए शंकराचार्य कहा गया है, शंकर गुरु नहीं कहा गया है, आचार्य और गुरु। तो गुरु जो है वो जेंडर नहीं समझता एक्चुअली। योग्यता जेंडर आधारित होती है, ये बात आचार्य समझा सकता है, गुरु नहीं समझा सकता। गुरु दे सकता है पर उसको समझाएगा कौन, बताएगा कौन। जेंडर बेस्ड ज्ञान, केतु विज्ञान क्लियरली कहता है कि ज्ञान इज जेंडर बेस्ड। अनलेस you know the gender of the person clearly and then train him or her, only then the one can learn anything. अब इमेजिन कि हमने अभिमन्यु का एग्जाम्पल लिया और लव और कुश का एग्जाम्पल लिया, तो वो कहां पता था कि वो लड़का हो गया या लड़की होंगे। इस बात को समझो कि हम जो आपने अभी जो अभिमन्यु का एग्जाम्पल लिया, तो ये कैसे पता कि अभिमन्यु लड़का ही होगा, उसके गर्भ में लड़की नहीं है। तो क्या अर्जुन को पता था कि लड़का होगा? मैं नहीं कह सकता इस बात को। तो उसने जो चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान दिया, किसको दिया? इमेजिन कि अर्जुन सुभद्रा को एक कहानी सुना रहा था, ऑफ कोर्स जिसमें कुछ प्रोसीजर्स प्रैक्टिसेस प्रेजेंट थी उसके अंदर इंक्लूडेड थी। तो वो बच्चे ने सीखी, पर वो बच्चा तभी सीख पाया जब वो मेल था, क्योंकि वो सारी जो सिखा रहा था वो तो मेल से रिस्पेक्ट में थी। अगर वो फीमेल होती तो सारा ज्ञान बेकार हो जाता। या अब देखो यहां पर क्या है, वो सारा ज्ञान या तो बेकार हो जाता या फिर वो कन्या जो पैदा होती वो कन्या नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग जो है लड़के की तरह से की गई है, या कैसे की गई है पता ही नहीं है। घर में उसको क्या क्या सिखा दिया गया जो उसको कभी उपयोग होगा ही नहीं। चक्रव्यूह में घुस करके और घुसना सिखा दिया, सुभद्रा सो गई, निकलना नहीं सीख पाया। और चक्रव्यूह में जब जाना, लड़की है तो वो जाएगी ही नहीं चक्रव्यूह में, तो उस ज्ञान का क्या करेगी वो? वो उस नॉलेज को या उस ज्ञान को डिस्कार्ड कर देगी, उसके काम का नहीं है। तो उसको तो पता ही नहीं है कि डिस्कार्ड करना क्या होता है, रज क्या होता है। और वर्स्ट पार्ट, उसे सीखा क्या? तो गर्भ काल तो वेस्ट हो गया ना। केतु विज्ञान कहता है कि आपके गर्भ में कोई भी हो, पर आप उसको लड़का मान करके ही ज्ञान दोगे। केतु विज्ञान की स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस है ये, कि केतु विज्ञान कहता है कि आपके गर्भ में जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक आप उसको लड़का ही मानोगे। और इट वर्क्स वेरी गुड। मतलब उस लड़की को जो मतलब इमेजिन मैं क्या कह रहा हूं, केतु विज्ञान अगर लड़का मान के हम गर्भ को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो फिर तो इस तरह के ब्लंडर्स होंगे ना कि गर्भ में बेटी है और उसको चक्रव्यूह के बारे में बताया जो उसके किसी काम का नहीं है। एग्जैक्टली
तो हमें गर्भ में क्या सिखाना है यही समझना है। यही किया राम जी ने, यही समझ करके राम जी ने उनको आश्रम भेज दिया जब गर्भकाल चल रहा था उनका। यही तो गेम है कि अर्जुन के मन में हमेशा युद्ध की रहती थी, तो उसने युद्ध से रिस्पेक्ट बात करता था वो, और उसको पता था कि मेरे को बेटा ही आएगा तो मैं उसको युद्ध के लिए तैयार कर दूं। यानी बेटे के आने से पहले उसने उसके मरने की अरेंजमेंट कर दिया। इमेजिन। तो क्या हम बच्चों को युद्ध करना ही सिखाएंगे? कोई कारण ही नहीं है युद्ध करने का। युद्ध युद्ध किस लिए? मतलब अपने को, अपने से लड़ाई, अपने पेरेंट्स से लड़ाई। महाभारत में भाई बहनों, भाइयों के बीच में लड़ाई थी, और बहुओं को जिम्मेदार ठहराया गया। आज तक भी बहू को घर में एक्सेप्ट करने में कितनी प्रॉब्लम्स है ये समझ सकते हो। लड़कियों ने शादी करने को मना कर दिया है अब, क्योंकि जब एज बहू उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। बहू को एक्सेप्ट करने के लिए करना क्या पता ही नहीं है किसी को भी। सारा टोटल सब चीजें मैस है, मिसिंग है। तो उसका एकमात्र कारण है कि हमें गुरु और आचार्य में फर्क नहीं पता। एकमात्र कारण। आचार्य जो होते हैं, वाल्मीकि आचार्य थे, राम आचार्य थे। राम जी ने बताया आचार्य और गुरु का फर्क। गर्भ में बच्चा आ गया तो मां तो गुरु हो ही गई, पर उसको पता है, राम जी को पता था कि ये नहीं मानेगी। गर्भकाल कितना इंपॉर्टेंट है ये बात राम जी अच्छे से जानते थे, बाकी कोई जानता नहीं था उस बात को। निष्ठा चक्र जागरण, अगर आपने देखा हो, निष्ठा चक्र देखा हो, राम जी का एक कैलेंडर आया हुआ है, उसमें अगर देखेंगे तो निष्ठा चक्र दिखाया गया है। तो वो निष्ठा चक्र जागरण गर्भकाल में ही संभव है। बेस्ट, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, क्योंकि वो निष्ठा चक्र ही नारी शक्ति प्रदान करता है। नारी शक्ति क्या है? नारी शक्ति इज नथिंग बट शुक्र शक्ति। कि आपका शुक्र कितना स्ट्रांग है वो आपका निष्ठा चक्र रिफ्लेक्ट करता है। और शुक्र लाइफ में 7 फेजेज है, तो 7 फेजेज को रिफ्लेक्ट करता है कि शुक्र की पोजीशन क्या है, कब है, कैसी हो जाएगी, तो उसको कैसे मेंटेन करना है। ये सब सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुक्र ही ज्ञान है। सब ज्ञान, टोटल एवरीथिंग इज शुक्र, इसीलिए वो रिपीट होता है। अगर हम केतु विज्ञान को समझेंगे तो हमें प्लैनेट्स को समझना होगा। और प्लैनेट्स जो है, 9 के 9 प्लैनेट्स, आप हैरान हो जाओगे, पुरुष में रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, स्त्री में रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब इमेजिन के जो 9 के 9 प्लैनेट्स जो है वो फीमेल में रिफ्लेक्ट करते हैं, मेल में नहीं करते हैं। बट मेल की वजह से उनका जो मोशन है, जो प्लैनेटरी मोशन है, उनकी ग्रेविटेशनल पुल फोर्स ऑर्बिटल्स जो है वो मेंटेन पुरुष करवा सकता है। स्त्री अपने आप कर सकती है, पर टेढ़ा काम है। पुरुष के द्वारा अगर करे तो वो फायदा ज्यादा होता है। इसीलिए विवाह का प्रोसीजर बनाया गया। विवाह क्यों इंपॉर्टेंट है? केतु विज्ञान कहता है विवाह बहुत इंपॉर्टेंट है। और केतु विज्ञान ने कहा कि विवाह, अगर आप लड़की, अगर जेंडर, डिलीवरी के बाद की बात कर रहा हूं, डिलीवरी होते ही आपको पता लग जाता है कि जेंडर क्या है। और जेंडर पता लगते ही अगर कन्या है तो उसका विवाह कृष्णांश से करना है। बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर कन्या का विवाह आप कृष्णांश से कर देते हैं, जन्म लेते ही, डिलीवरी होते ही, पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आचार्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्चुअली आचार्य पिता को होना चाहिए, गुरु मां होती है और आचार्य पिता होते हैं, होने चाहिए। और नॉर्मली आचार्य जो है वो एक पर्टिकुलर सिस्टम का एक्सपर्ट माना जाता है। शुक्राचार्य, he was able to create anything from nothing, क्योंकि वो शुक्र के जानकार थे, शुक्र के मालिक थे वो, तो उनको पता है कि शुक्र का उपयोग करके क्या नहीं किया जा सकता। 5 तत्वों का उपयोग, वो कहते हैं ना तत्व 5 है, 4 है, 6 है, 8 है, कोई पता ही नहीं है किसी को भी, 5 तत्व बेकार की बात है। तो उसका कारण है कि 5 सीड एंड 5 एलिमेंट्स, इन दोनों में फर्क नहीं पता लगा किसी को, कोई समझ नहीं पाया। केतु विज्ञान ने हमें 5 सीड एंड 5 एलिमेंट्स का फर्क समझाया। और 5 एलिमेंट से सीड बनता है कि शुक्र एनर्जी का यूज करके, शुक्र को यूज करके। शुक्र इज नथिंग बट एनर्जी एज ए होल, कंप्लीट एनर्जी ही शुक्र है, एनर्जी का ही नाम शुक्र है। और एनर्जी के मालिक है शुक्राचार्य, और एनर्जी का ही उपयोग कर सकते हो आप किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करने में। बिना एनर्जी के कुछ भी संभव नहीं है। तो आचार्य जो है वो पिता होते हैं, होने चाहिए। होते हैं नहीं होते हैं, मानते हैं नहीं मानते हैं, कौन मानता है कौन नहीं मानता, आई डोंट केयर, बट आचार्य पिता को होना चाहिए। और मां तो गुरु होती ही है, दैट इज बाय नेचर, पर आचार्य बनना पड़ता है। गुरु कोई भी बन सकता है बाय नेचर, आचार्य बनना पड़ता है। परफेक्शन, प्रोसीजर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोसीजर। आचार्य का मतलब हुआ कि वो प्राणी जो शायद पुरुष ही बन सकता है आचार्य, या स्त्री भी आचार्य बन सकती है? स्त्री गुरु रहती है, आचार्य बनना उसके लिए संभव नहीं है। उसका कारण है कि स्त्री की एस्ट्रोनॉमी जो है वो बहुत हाई होती है। केतु विज्ञान ने बताया, जैसे मैंने बताया ना कि 9 के 9 प्लैनेट्स स्त्री में होते हैं, पुरुष में नहीं होते। तो फिर तो जब 9 के 9 प्लैनेट्स स्त्री में होते हैं तो नेचुरली वो गुरु ही बन सकती है, आचार्य नहीं बन सकती। आचार्य बनने के लिए उसको अपनी एस्ट्रोनिधि को कम करना पड़ेगा। और यही कारण है आज के तारीख में ये हो गया है हालत लड़कियों का, कन्याओं का, फीमेल्स का, कि वो आचार्य बनने के चक्कर में गुरु भी नहीं रही, जो कि नेचर ने बनाया उनको। बाय नेचर दे आर गुरु, बट दे हैव लॉस्ट दैट डेजिग्नेशन, दे हैव लॉस्ट दैट, बिकॉज उन्होंने शादी करने को मना कर दिया। वो शादी नहीं करेंगी तो बच्चा नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा तो फिर गुरु कैसे बनेगी? तो फिर वो पति की गुरु बनने की कोशिश करती है, या पिता के गुरु बनने की कोशिश करती है, या क्योंकि परिवार का हिस्सा तो रहेंगी किसी ना किसी। अपना परिवार नहीं बनाया उन्होंने, फाइन, क्योंकि गुरु तत्व तो उनके अंदर है ही, उसका कोई हल नहीं है, इट इज देयर। जो जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन एक वर्ड दिया है केतु विज्ञान ने, उसको समझने की जरूरत है। तो ये जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन जो है, ये है बेसिकली रिस्पॉन्सिबल लड़कियों को विवाह ना करने को प्रेरित करने के लिए, कि उनका जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि वो विवाह में कामयाब नहीं होंगी, ये बात उनको समझ आ जाती है, तो वो मना करती है विवाह करने को। प्राइम रीजन ऑफ
रिफ्यूजिंग फॉर मैरिज इज जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन। और मैरिज फेलियर का एकमात्र रीजन है जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन, एकमात्र रीजन। और एक्चुअली देखा जाए तो मैरिज क्या है? इज इट ए कॉन्ट्रैक्ट? इज इट ए विवाह और मैरिज में फर्क है। तो विवाह कृष्णांश से करना है लड़की का, लड़के की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर हम, लड़के की कोई गिनती नहीं होती है। लड़की का विवाह कृष्णांश से करना अति आवश्यक है जन्म लेते ही। क्यों? उसका एकमात्र कारण है, केतु विज्ञान ने बताया, कृष्णांश है हवा की ऊर्जा, यानी हवा में जो शुक्र प्रेजेंट है, हवा के अंदर जो शुक्र प्रेजेंट है उसका नाम है कृष्णांश। और उसका उपयोग अगर कन्या शुरू कर दे करना तो वो मतलब अपनी लाइफ को जैसे चाहे वैसे चला सकती है, अपने जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन को बहुत अच्छे से यूज कर सकती है, बहुत ही अच्छे से उपयोग कर सकती है। अर्ध नारीश्वर का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था सनातन कल्चर में, एक वो आता है हिंदू कल्चर में अर्ध नारीश्वर, तो वो क्या है? वो रिफ्लेक्ट करता है जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन। पर हमें समझ में ही नहीं आया कि ये जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन का, अर्ध नारीश्वर से जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन का कनेक्शन क्या है। ये केतु विज्ञान ने समझाया हमें। और कोई भी शादी, मैरिज में कहते हैं शादी का मतलब कॉम्प्रोमाइज। तो ये कॉम्प्रोमाइज क्या है? क्या आप अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो? क्या आप अपने एंजॉयमेंट से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो? क्या आप अपने लाइफ से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो? किस चीज से कॉम्प्रोमाइज? अगर ये शब्द का एक्सप्लेनेशन मांगा जाए किस चीज का कॉम्प्रोमाइज, तो कोई है नहीं अवेलेबल। और एक्चुअली जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन मैनेजमेंट को कॉम्प्रोमाइज का नाम दे दिया गया और दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि मैं तेरे वजह से कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं या मैं तेरी वजह से कॉम्प्रोमाइज कर रही हूं, जबकि उसको खुद को अपना जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन मैनेज करना है। अर्धनारीश्वर का मतलब है फेम मैनेजमेंट। फेम मैनेजमेंट मतलब फीमेल मेल मैनेजमेंट। तो फेम मैनेजमेंट यानी जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन मैनेजमेंट, उसको वो कॉम्प्रोमाइज तो अपने से कर रही है या कर रहा है, दूसरे से थोड़ी कर रहा है। पर कंफ्यूजन ने एस्ट्रोलॉजी, इतने सारे पामिस्ट्री, फलाना ठिकाना, दुनिया भर के सब्जेक्ट ने ला करके कंफ्यूजन को बढ़ाते चले गए। हमारा रेफरेंस ही गलत है। हमारा रेफरेंस होना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी का रेफरेंस होना चाहिए गुरु बृहस्पति, जो फिक्स है। हम लोगों ने रेफरेंस ले लिया सूर्य फिक्स है, या हम लोगों ने रेफरेंस ले लिया धरती फिक्स है। सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह घूमते हैं। तो ये मूर्खता वाली बात है। रेफरेंस लेना चाहिए गुरु को, बृहस्पति को। गुरु बृहस्पति भी तो एक प्लैनेट है जो लगातार मूव कर रहे हैं। एग्जैक्टली, तो वो बना दिया गया। यही तो प्रॉब्लम है कि क्योंकि हमने रेफरेंस गलत ले लिया, तो हमने रेफरेंस को ही वो एक मोशन में डाल दिया। इसीलिए तो प्रॉब्लम आनी शुरू हुई कि गुरु, माँ को गुरु कहा गया है। बस यहां से समझो ना कि माँ को गुरु कहा गया है, तो माँ अगर इधर उधर भागती रहेगी तो गुरु कैसे बनेगी बताओ? मकान पुरुष बनाता है, पर उसको घर कौन बनाता है? जब विवाह हो जाता है, यानी स्त्री आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? कहते हैं कि खूंटा, एक ना वो देहाती में शब्द आता है कि खूंटा गाड़ दो, इसका मतलब ब्याह कर दो। विवाह करने का मतलब है इसका खूंटा गाड़ दो। इसका मतलब क्या हुआ
खूंटा मीन्स रेफरेंस, जहां पर आप खूंटा लगाओगे वो रेफरेंस हो गया। आप सूर्य की स्टडी करते हो, जब सन की मूवमेंट की स्टडी करते हो, सूर्य घड़ी बनाई जाती है, तो कैसे स्टडी करते हो उसकी? बड़ा सिंपल है कि एक पेंसिल या कोई एक रॉड खड़ी कर दी और सूर्य की मूवमेंट से उसकी परछाई को स्टडी करते हो। व्हाट डज इट मीन? इसमें रेफरेंस क्या है? रेफरेंस क्या है? पेंसिल हो गई रेफरेंस, क्योंकि वो स्टेबल नहीं 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 नहीं, पेंसिल रेफरेंस नहीं हुई है। रेफरेंस हुआ है वो पॉइंट जहां पर पेंसिल या उस रॉड को लगाया गया है। पेंसिल को हटा दिया गया तो परछाई ही नहीं होगी, परछाई नहीं होगी तो हम समय को नहीं देख पाएंगे, हमें समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्टली। तो पेंसिल लगानी कहां पर है ये पता होना चाहिए, ये नहीं कि कहीं भी लगा दी। दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली कॉल्ड रेफरेंस। कि रेफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए। गांव के देहात में कितने समझदार लोग हैं, उन्होंने विवाह को बता दिया खूंटा गाड़ दो इसका, लड़के के लिए कहा जाता है ये। तो रेफरेंस जो है, हम अगर आज भी एस्ट्रोलॉजी अगर शिफ्ट हो जाए, रेफरेंस जो है बृहस्पति को बना ले, तो एस्ट्रोलॉजी के रिजल्ट बहुत बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत बेटर हो जाएंगे। तो जी क्या कह रहे हैं? कल हम बात कर रहे थे कि जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे आता है वो राहु और केतु का। जी। तो अगर हम गुरु बृहस्पति को रेफरेंस बनाकर एस्ट्रोलॉजी में स्टडी करेंगे तो क्या राहु और केतु के जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ में आने की संभावना रहती है, क्या हम उनको भी टेक केयर कर पाएंगे? आएंगे ही नहीं। अच्छा। वही कहते हैं कि अगर माँ समझदार है तो बच्चे गलत जगह जाएंगे ही नहीं, गलत दिशा में जाएंगे ही नहीं। और माँ को गुरु कहा गया। बच्चों के लिए तो रेफरेंस माँ ही है ना। फिर तो अगर गुरु ठीक है तो बाकी सारी समस्याएं तो आएंगी ही नहीं। और गुरु को अगर आचार्य के साथ पता है, आचार्य का पता है किस काम के लिए किस आचार्य के पास जाना है। यहां पर बहुत की है कि आचार्य मैंने बताया स्पेशलिस्ट हो गया, तो किस काम के लिए किस आचार्य के पास जाना है, अगर ये ज्ञान गुरु को है तो उसके बच्चों को कभी कष्ट आएगा ही नहीं, ना उसको आएगा ना उसके गुरु को, बच्चों को आएगा। तो आचार्य की पहचान गुरु को होनी चाहिए, तभी। पहले हमारे यहां पर स्वयंवर का प्रचलन था। स्वयंवर का प्रचलन क्यों था? फीमेल ही ये डिसाइड करेगी कि उसे किसके कौन सा साथ आचार्य चाहिए। हाँ, कौन सा पुरुष आचार्य के रूप में चाहिए। कौन सा पुरुष। तो वो विवाह नहीं होता था वहां पर। ये फर्क, ये जो आजकल जो वो एक चल गया ना रिलेशन, क्या कहते हैं उसको, लिव इन रिलेशनशिप। तो लिव इन रिलेशनशिप और विवाह ये दो है, दोनों के बेकार वो है एक्टिविटी, क्योंकि फीमेल डिसाइड करेगी कि मेरे को किस मेल के साथ रहना है। स्वयंवर का मतलब वो हुआ करता था। लिव इन रिलेशन में भी फीमेल ही डिसाइड करती है कि मुझे इस पुरुष के साथ रहना है। बस फर्क इतना है कि वो रिलेशन थोड़े समय के लिए होता है, चलता नहीं लंबा। क्यों नहीं चलता? क्योंकि विवाह में भी तो विवाह भी कहाँ चलता है। मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि तुम लिविंग की बात करिए, चलता नहीं ज्यादा, तो विवाह भी कहाँ चलता है ज्यादा, बताओ।
एब्सोल्युटली। आज की डेट में दिखते हैं मैरिड लोग, पर क्या मैरिड है एक्चुअली? क्यों नहीं है? उसका कारण क्या है? बड़ा सिंपल सा कारण है कि लड़की तो मां बन गई तो गुरु बन गई, ये तो पक्का है, पर आचार्य कौन ये नहीं पता। राम जी को समझा ही नहीं, राम जी ने जो ज्ञान दिया उसको समझा ही नहीं कि भैया आचार्य के पास भेजना है। किस पर्पस के लिए, क्या, कौन? आचार्य मीन्स स्पेशलिस्ट। अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सो किस स्पेशलिस्ट के पास लेके जाना है ये पता होना चाहिए। पहचान किसको होगी? ये पहचान आचार्य को नहीं हो सकती, गुरु को ही हो सकती है। किस आचार्य के पास लेकर के जाना है? तो राम जी ने सीता जी को वाल्मीकि आश्रम भेजा। अच्छा, अब सोचो, आपके जब राम जी का विवाह हुआ सीता से, तो बाकी भाइयों का भी विवाह हुआ और उनके भी बच्चे हुए होंगे, तो उन्होंने तो नहीं भेजा अपनी पत्नी को किसी आश्रम में। क्यों नहीं भेजा? जबकि एक ही परिवार से थे, राज परिवार से। राम जी तो विष्णु के अवतार थे, तो राम जी ये बात समझते थे कि बच्चे का गर्भकाल कितना इम्पोर्टेंट है, और इसलिए उन्होंने भेजा। बाकी और बाकी तो सारे राम जी की पूजा करते थे, वो भी उनको नहीं समझ में आया कि राम जी ये कर रहे हैं तो हम चलो ब्लाइंडली कर रहे हैं ये काम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने राम जी को तो पूजा करी, पर यह नहीं समझा कि राम जी विष्णु के अवतार हैं। तो उन्होंने राम की पूजा की क्यों? भाई, बड़ा भाई युधिष्ठिर और ये पांच पांडवों में देख लो या दुर्योधन की तरफ देख लो, सबसे बड़ा दुर्योधन था तो सारे भाई उसकी मानते थे। ऐसे ही युधिष्ठिर बड़ा था तो सारे भाई उसकी मानते थे। तो ऐसे ही राम जी बड़े थे तो सारे भाई उसकी मानते थे। तो राम जी ने उनको नहीं कहा कि तुम अपनी पत्नी को भेजो। क्यों नहीं कहा? तो हर एक कपल का, हर एक आचार्य का, पति का अपना डिसीजन है कि वो अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को किस तरह का। नहीं नहीं नहीं, बड़ों का काम क्या है? गाइड करना, नहीं तो बड़ों की जरूरत क्या है? पर राम जी शायद देख पा रहे होंगे कि उनकी इतनी योग्यता नहीं है उनके भाइयों की कि वो ये स्टेप ले पाए। गुरु, राम गुरु नहीं है। तो पता नहीं। तो राम जी को पता है कि जब विवाह हो जाता है तो वो एक सेपरेट यूनिट हो जाता है। तो फिर उसके बाद अगर उसको कुछ पूछना है तो वो पूछेगा तो बताना है। क्यों बाकी भाइयों को पूछना चाहिए था कि आप इसको वहां क्यों भेज रहे हैं, तो राम जी बता देते उसको। विवाह के बाद हमेशा एक अलग यूनिट तैयार हो जाती है, नई फैमिली तैयार हो जाती है। तो इसलिए बड़ा भाई उनके परिवार में इंटरफेयर नहीं कर सकता, गाइड कर सकता है तब जब सामने वाला पूछे, अपने आप से गाइड नहीं कर सकता। भरत जब राम जी के पैरों की वो खड़ाऊ लेकर के आए थे तो भरत ने कहा था कि आपको जाना ही पड़ेगा, तो राम ने कहा कि ठीक है तुम ये ले जाओ और इसको आप सिंहासन पर बिठा सकते हो। तो भरत ने पूछा, उसके बाद उन्होंने बताया। तो ये सारी जानकारी केतु विज्ञान ने दी है। केतु विज्ञान जो है शुक्राचार्य ज्योतिष का एक ब्रांच है, एक ब्रांच है ज्योतिष की। शुक्राचार्य ज्योतिष की एक ब्रांच है केतु विज्ञान। ऐसे ही एक ब्रांच है न्यूमा कैल। तो शुक्राचार्य की ऐसे कई ब्रांचेज है, भृगु ज्ञान, कई सारी ब्रांचेज हैं उस पर। तो इसलिए शुक्राचार्य ज्योतिष
प्रधान है समझने के लिए कि शुक्राचार्य ज्योतिष से ही केतु विज्ञान निकला है, और केतु विज्ञान जिंदगी को बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करता है। जैसे प्लेनेट बेस्ड सारी इंफॉर्मेशन जो है, ग्रहण बेस्ड सारी इंफॉर्मेशन जो है, वो केतु विज्ञान ही देता है। और उसी ने बताया कि एस्ट्रोलॉजी में अगर आपको चलना है, प्लेनेट बेस्ड ज्योतिष का काम करना है या ज्ञान पे काम करना है, तो आपको रेफरेंस जो है गुरु को बनाना पड़ेगा। सूर्य को अगर आप रेफरेंस बना करके चलेंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे अच्छे। जी, एक और प्रश्न मेरे मन में आया कि पुरुष गुरु भी हो सकता है और आचार्य भी, दोनों रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि बृहस्पति जी एक पुरुष। नहीं, देखो यहाँ पर पंगा है। यहाँ पे क्या है कि आचार्य से सीखना पड़ेगा गुरु को। अगर पुरुष ने गुरु बनना है तो उसको आचार्य से सीखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बन सकता। ये तो वही बात हुई कि मुर्गी पहले आई या अंडा, तो एक्चुअली तो सबसे पहले मुर्गा आया। तो इम्पोर्टेंस तो आचार्य की है। आचार्य हैं तभी गुरु अपना काम कर सकती हैं या कर सकते हैं, और आचार्य ही नहीं है तो गुरु की भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जी, तो आज जो आपने हमें बताया है केतु विज्ञान में, स्पेशली मेल और फीमेल के कंटेक्स्ट में, क्योंकि जीवन की सही शुरुआत, जीवन की एक्चुअल शुरुआत विवाह से ही होती है। और आज ग्लोबली ये एक रिलेशन बहुत ज्यादा शैटर हो चुका है। विवाह नाम की चीज ही, कंसेप्ट खत्म हो चुका है। उसका जो प्राइम रीजन है वो यही है कि हम लोगों ने हवा की ऊर्जा यानी कृष्णांश के हवा के शुक्र को यानी कृष्णांश को यूज करना बंद कर दिया लड़कियों ने, खासकर। क्योंकि विवाह जो है, पैदा होते ही कन्या का विवाह करना है कृष्णांश से, तो उनका शुक्र, उनकी नारी शक्ति इंप्रूव होगी, तब वो एक्चुअली गुरु बनने का रोल ठीक से निभा पाएंगे। तो आचार्य की पहचान उनको तभी हो पाएगी। वो स्वयंवर में आचार्य की पहचान करनी होती है ना, तो उस समय भी स्वयंवर में क्या रहता था, एक युद्ध किया जाता था। मतलब कोई ना कोई वो रहता, धनुष को तोड़ना है या मछली की आंख में तीर मारना है। तो वो सब क्यों रहता था? क्योंकि पुरुष जो पेरेंट्स हैं उनको भरोसा नहीं होता था, उन्होंने वो काम नहीं किया। उन्होंने कन्या का विवाह पैदा होते ही कृष्णांश से नहीं किया था, इसलिए उनको ये सब करना पड़ता था। अदरवाइज जरूरत नहीं थी किसी चीज की भी। अगर फीमेल का विवाह, बेटी का विवाह आचार्य, उसके यानी कि पिता, जन्म के समय ही कृष्णांश से करावें, और कृष्णांश में जो प्रेजेंट है एनर्जी, ऊर्जा, उसको फीमेल यूटिलाइज करना सीख ले, तो उसकी नारी शक्ति इतनी स्ट्रांग रहेगी कि वो इमीडिएटली पहचान पाएगी कि मेरे लिए यही पुरुष उचित है। तो इस तरह से जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं रही। आवश्यकता रहेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहेगी। कारण उसका यह है कि वो जो जब शुक्र शक्ति, जब नारी शक्ति और शुक्र शक्ति जिसको कहते हैं, वो जब पूर्ण हो जाती है, मतलब थ्रेशोल्ड क्रॉस करके रखती है फीमेल, तो वो पढ़ पाती है कि उसके लिए जो कनेक्शन, जो कहते हैं ना जोड़ियां ऊपर लिखी है, तो वो पहचान पाती है अपनी। उसकी पार्वती सुगंध इतनी स्ट्रांग हो जाती है। एक्चुअली शुक्र करता क्या है, जो ये शुक्र, ये कृष्णांश के साथ विवाह किया, नारी शक्ति जागरण हुआ, या शुक्र शक्ति की जो बात करी जा रही है, वो करता क्या है? तो वो शुक्र शक्ति एनकोड करती है उसकी पार्वती सुगंध को। और पुरुष का जो शुक्र है वो अगर ठीक होगा तो वो उस पार्वती सुगंध, एनकोडेड पार्वती सुगंध की पहचान कर पाएगा। और वो कन्या जिसका शुक्र शक्ति ठीक हो गई है, थ्रेशोल्ड के ऊपर मेंटेन की हुई है, तो वो डेफिनेटली उसको पहचान लेगी जो उसके लिए बना है।
फीमेल अपने आप को अगर प्रोटेक्टेड रखना चाहती है, इसमें कई चीजें आ गई, जैसे हम लोग आजकल कहते हैं लव जिहाद है या क्राइम अगेंस्ट वुमेन है या उनके मैरिटल डिस्टर्बेंसेस हैं, रिलेशनशिप डिस्टर्बेंसेस हैं, ये सारे के सारे ही हम एक ही फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज कृष्णांश से विवाह कराना और उसको जागृत रखना, उसको मेंटेन करना। एक और यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो लड़कियां बड़ी हो चुकी हैं, जिनके विवाह नहीं हुए हैं, वो या जो ऑलरेडी विवाह में है या जो अब डिवोर्सी हैं, विडो हैं, क्या ये सभी के लिए काम करेगा या ये सिर्फ सब कर सकते हैं? हाँ, अभी जो है केतु विज्ञान ये कहता है कि ये सब कर सकते हैं, पर प्रोसीजर कौन से काल में कौन है उसके हिसाब से उसको प्रोसीजर अडॉप्ट करने पड़ेंगे। कोई भी फीमेल विवाह कर सकती है कृष्णांश से, इनफैक्ट उसे कर लेना चाहिए कृष्णांश से विवाह। कृष्णांश यानी कि जो हवा की ऊर्जा है, लेकिन प्रोसीजर उसे समझना पड़ेगा कि मेरे लिए कृष्णांश से विवाह करने का क्या प्रोसीजर है, एज पर समझना पड़ेगा और उसका फिर उस प्रोसीजर पर उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उस प्रोसीजर का उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। वही जैसे हम किसी से भी विवाह करते हैं तो वी फॉलो द विवाह, इट्स नॉट एक बार कर लिया, हमको उसे मेंटेन करना है उस रिलेशन को। प्रोसीजर आर टू बी फॉलोड एग्जैक्टली। जी जी, तो ये अपने आप में केतु विज्ञान ने शायद पूरे महिला जगत को या मैं कहूँ ग्लोबल पॉपुलेशन को आज एक वरदान दिया है, क्योंकि महिलाओं की स्थिति ठीक है तो पूरा समाज, पूरी ग्लोबल प्रॉब्लम्स ऑटो मोड में ठीक हो जाती हैं। और महिलाओं की स्थिति ठीक होने के लिए सबसे पहले ये आवश्यकता है कि दे लर्न हाउ टू गेट मैरिड टू कृष्णांश, व्हाट इज द प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस द प्रोसीजर। तो ये प्रोसीजर जान कहाँ से सकती है कोई भी फीमेल? कृष्णांश ज्योतिष कार्यालय, वहां पर ये सारे प्रोसीजर्स सिखाए भी जाते हैं, बताए, इंस्टीट्यूट है बने हुए, ट्रेनिंग भी दी जाती है, सिखाए भी जाते हैं और बताए भी जाते हैं, क्योंकि ये कस्टमाइज टू इंडिविजुअल होते हैं उनकी नब्ज के आधार पर। तो ये एशोलॉजी कहा जाता है इसको, एशो ज्ञान, क्योंकि ये नब्ज के ऊपर आधारित है और इसका ज्ञान दिया था अश्विनी कुमारों ने, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अश्विनी कुमार। 3 ज्ञान दिए थे उन्होंने, एक प्रेगनेंसी का और एक मेल का और एक फीमेल का। ये भी अक्सर लोग क्वेश्चन पूछते हैं, जो आपने नब्ज ज्ञान के बारे में बात की कि क्या हमारी हार्ट बीट, दिल की धड़कन और नब्ज ये दोनों एक ही चीज है? अगर हम अपनी हार्ट बीट को स्टडी करना सीख लेते हैं तो क्या हम एक्चुअली अपनी नब्ज को समझ पा रहे हैं? एक्चुअली नब्ज का ही अंग्रेजी में नाम हार्ट बीट है, ट्रांसलेशन। हाँ, तो जितनी भी मेडिकल साइंस है आज की डेट में, चाहे किसी भी पैथी पे हो, घूम फिर के वो हार्ट बीट को ही यूज करती है ट्रीटमेंट के लिए नेचुरली, क्योंकि हार्ट बीट कन्वेज एवरीथिंग। 72 करोड़ टाइप ऑफ वेरिएशंस आर कन्वेड बाय हार्ट बीट। अच्छा, और जो कृष्णांश ज्योतिष कार्यालय है वो हमारी हार्ट बीट के अकॉर्डिंग, हमारी नर्व्स के अकॉर्डिंग हमें बताएंगे कि ये प्रोसीजर है टू गेट मैरिड टू कृष्णांश। और ये ऑनलाइन भी पॉसिबल है और ऑफलाइन भी पॉसिबल है, दोनों तरीके से पॉसिबल है। ट्रेनिंग में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों करने पड़ते हैं, बट समझने के लिए कि मेरे को क्या ट्रेनिंग करनी है या वो समझना है, तो वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पॉसिबल है। मेजरमेंट्स जो है वो दोनों पॉसिबल है, क्योंकि प्राइमरीली जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन एक पैरामीटर है जो रोल प्ले, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी जी, सबके लिए प्रोसीजर्स अलग अलग रहने वाले हैं। तो प्रोसीजर सेम है, फर्क है, प्रोसीजर तो तकरीबन सेम है, मेल जेंडर बेस्ड है प्रोसीजर, लेकिन जेंडर उसकी जो डिग्री कितनी है, तो किसको कितनी बार करना है, किस टाइम पे करना है, कैसे करना है, कहां पर करना है, वो चीजें डिफाइंड है।
अच्छा, किसका खूंटा कहाँ पर गड़ा हुआ है, तो वो रेफरेंस उसने क्या बना रखा है उसके हिसाब से डिफाइन है। अच्छा, फीमेल का भी खूंटा करता है? हाँ, जहाँ रह रही है वो, उसका प्लेस ऑफ जहाँ लिविंग। घर में, जिस घर में उसने प्रवेश किया है, तो वो हो गया ना। अच्छा, या तो पिता का घर है या पति का घर है, जहां भी वो रहती है वो उसका प्लेस ऑफ लिविंग है। यस, ठीक है, तो ये हो गया केतु विज्ञान का एक बहुत बड़ा चैप्टर, और केतु विज्ञान हमें अश्विनी कुमारों के द्वारा दिया गया है। नहीं 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 नहीं, नव विज्ञान अश्विनी कुमारों के द्वारा दिया गया है। केतु विज्ञान तो शुक्राचार्य की एक ब्रांच है, शुक्राचार्य ज्योतिष की एक ब्रांच है। अच्छा, केतु विज्ञान शुक्राचार्य ज्योतिष की एक ब्रांच है, जिस पर हम लोग अब डिस्कशन शुरू कर रहे हैं, और इसमें बहुत से चैप्टर्स हैं जो अब समझने बाकी हैं, क्योंकि इतनी कंफ्यूजन है लाइफ में, इतनी डिस्टर्बेंसेस हैं, और इनको अगर हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं केतु विज्ञान को यूज करके, तो क्यों नहीं जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी। जी, प्रणाम। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। प्रणाम। अश्विनी जी से आज हम जान रहे थे कि केतु विज्ञान एक एक स्त्री के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब फीमेल विवाह में एंटर करती है, माँ बनती है, गुरु बनती है, तो वो अपने गुरु होने का रोल तभी पूरा कर सकती है जब उससे आचार्य की सही पहचान हो, क्योंकि एक आचार्य ही गुरु को सिखा सकते हैं कि वो अपने शिष्य को क्या सिखाए और क्या न सिखाए। गुरु योग्यता देखकर ज्ञान देते हैं, लेकिन एक माँ, जब एक फीमेल माँ बनती है, कंसीव करती है, उसके गर्भ में बच्चा आता है, तब वो तभी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से पूरा कर सकती है जब उसको कोई गाइड करे कि तुम्हें ये करना है और तुम्हें ये नहीं करना है, जो कि सिर्फ एक आचार्य कर सकते हैं। और आचार्य उसके पति ही हो तो ये बेस्ट है, और ये तभी संभव है जब फीमेल विवाह करते समय इस पहचान को जागृत रखे, जिसको कहते हैं नारी शक्ति को जागृत रखे, जो कि संभव तभी होती है जब उसने अपने शुक्र को मेंटेन किया हो, हवा की एनर्जी को यूटिलाइज किया हो, कृष्णांश को यूज करना उसे आता हो, यूटिलाइज द एनर्जी ऑफ एयर, हवा में जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज करना वो जानती हो। और इसीलिए कृष्णांश से विवाह करना हर एक फीमेल के लिए जरूरी है। पिता की ये जिम्मेदारी है कि जब बेटी का जन्म हुआ है तब वो अपनी बेटी का विवाह कृष्णांश से करवा दें, और फिर उसको ये सिखवाएं, ये प्रोसीजर सिखवाएं कि वो कैसे अपने कृष्णांश को, अपने शुक्र को मेंटेन रखे कृष्णांश को यूज करके। ये केतु विज्ञान का एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन आज तक अवेलेबल रही, और चाहे आप हिस्ट्री को देखें, प्रेजेंट को देखें, जितनी भी ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं उसका एक बहुत बड़ा सिरा आज हम सुलझा पाए हैं केतु विज्ञान को यूज करके। और इसमें कुछ नाकर भैया दिल्ली वाले का बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और इस प्रोग्राम में शामिल हुए। तो इस प्रोग्राम में हम आपसे बातचीत यूं ही करते रहेंगे। मैं हूं ब्रह्मांधीश कृष्णेंद्र के दरबार कृष्णीष्ट मंदिर अम्बाला से निधि कंसल, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस प्रोग्राम को ध्यान से सुना। इसे आगे शेयर करें इस इंफॉर्मेशन को, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, क्वेश्चन है इस बारे में, वो पूछें। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।